हेलो एवरीबॉडी, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में रदरफोर्ड मॉडल के फेलियर्स के बारे में डिस्कस किया था, आज हम बात करेंगे बोहर मॉडल का डेवलपमेंट कैसे हुआ। बोहर ने जब मॉडल डेवलप किया तो उन्होंने दो चीज़ों को कंसिडर किया कि ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। दोनों को कंसिडर करके इन्होंने एक अपना एटॉमिक मॉडल दिया जिसे बोर एटॉमिक मॉडल कहते हैं। बोर एटॉमिक मॉडल डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ड्यूअल नेचर मीन्स वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सब फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द वेव नेचर ऑफ electromagnetic radiation. Nature of electromagnetic radiation और 19th सेंचुरी मिड तक या 19th सेंचुरी के मध्य में फिजिक्स्ट एक्टिवली स्टडी कर रहे थे कि हॉट बॉडी में इमिशन और एब्जॉर्प्शन रेडिएशन के बारे में। हॉट बॉडी से जो रेडिएशन निकलता है, इमिशन रेडिएशन निकलता है, उसे उन्होंने क्या कहा? थर्मल रेडिएशन का। क्या कहा? थर्मल रेडिएशन का। उस समय तक थर्मल रेडिएशन की नेचर के बारे में जागरूकता हुई और देखा कि ये थर्मल रेडिएशन कैसे बना होता है। आज के समय में हम जानते हैं थर्मल रेडिएशन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का होता है, लेकिन उस समय तक ये ज्ञात नहीं था। उसके लिए 1817 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उन्होंने इलेक्ट्रिकल फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल के लिए माइक्रो लेवल पर अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो चार्ज पार्टिकल ट्रांसमिट करता है दोनों उसके भी परपेंडिकुलर्स होते हैं। दैट्स क्लियर। जबकि उससे पहले न्यूटन्स ने बताया था कि ये बंडल स्मॉल एनर्जी बंडल्स के रूप में होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले बता चुके थे, लेकिन इन्होंने कहा फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स नेचर का है। उसे कुछ पॉइंटों में उन्होंने हमारे 11th कोर्स में कुछ पॉइंटों में एक्सप्लेन किया गया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है और तो क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और दोनों फील्ड जब ट्रांसमिट कर रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल उसके परपेंडिकुलर। क्लियर। जैसे सपोज कीजिए वेव नेचर, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा तो इसके परपेंडिकुलर ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है? ट्रांसमिट ऑफ चार्ज पार्टिकल, पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल। क्लियर। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है, जो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों फील्ड ट्रांसमिट चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर होते हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट,
लाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। साउंड वेव और वाटर वेव्स में मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दैट्स क्लियर। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें क्या है कि जैसे 10⁶ हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडियो वेव कहेंगे। 0 to 10⁶ लॉन्ग रेडियो वेव में आ जाता है। 10⁻10 माइक्रोवेव में, और इसमें रेडार के लिए यूज होता है। माइक्रोवेव 10⁻13 इंफ्रारेड, 10⁻15 विजिबल, 10⁻16 अल्ट्रावायलेट, 10⁻18 एक्सरेज और 19 to 10⁻24 गामा रेज। तो ये हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम कहलाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं, जिसमें 10⁻0 to 10⁶ लॉन्ग रेडियो वेव्स में काउंट होता है, 10⁶ रेडियो वेव्स होता है, 10⁻10 माइक्रोवेव के अंतर्गत आता है और रडार के लिए यूज होता है, 10⁻13 इंफ्रारेड, 15 विजिबल, 16 अल्ट्रावायलेट, 10⁻18 एक्सरेज और 19 to 24 गामा रेज। तो ये हमारा क्या होता है? स्पेक्ट्रम डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और वेवलेंथ में होता है। दैट्स क्लियर। इसे जानने के लिए हमें डिफरेंट टर्म्स की ज़रूरत पड़ेगी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर्स, 1 by 1 करके हम डिस्कस करते हैं। वेवलेंथ क्या होता है? एक वेव के द्वारा चली गई डिस्टेंस। ये एक वेव क्या होती है? एक क्रस्ट और एक दो से मिलकर एक वेव बनती है। ये क्रस्ट और दो के फॉर्म में वेव्स हमारी क्या करती हैं? मूव करती हैं। ये यहाँ से ये एक वेव के द्वारा ये वेव फॉर्म में, ये वेव क्रस्ट दो के रूप में चलती है। एक क्रस्ट और एक दो के बीच की डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं, लैम्डा। क्लियर। और फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है? किसी पॉइंट से इस पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी वेव्स पास होती हैं वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ के बराबर होती है। वेलोसिटी कितना होता है? 1 सेकंड में चली गई डिस्टेंस, लैम्डा इंटू दिस। क्लियर हुआ होगा। वेवलेंथ लैम्डा 1 क्रस 1 2 के बीच का डिस्टेंस। ये क्या कहलाता है बेटा? ये भैया कहलाता है वेवलेंथ। दैट्स क्लियर। फ्रीक्वेंसी किसी पॉइंट से 1 सेकंड में पास हुई वेव्स, यानी लैम्डा। 1 सेकंड में कितनी वेव्स, यानी कितने दो क्रस, एक वेव कहलाया ये। कितनी वेव्स 1 सेकंड में पास होती है वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है, जिसे म्यू से डिनोट करते हैं। क्लियर। फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी अपॉन लैम्डा
और वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, और जो c की वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 इंटू 10�8 मीटर पर सेकेंड, या एक्चुअल वैल्यू है 2.997 10�8 मीटर पर सेकेंड। तो हम किसे लेते हैं, ये लेते हैं, लेकिन एक्चुअली c कितना है 2.997925 10�8 मीटर पर सेकेंड होता है। एक टर्म्स आती है वेव नंबर, क्या आती है, वेव नंबर। म्यू बार से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है 1/लैम्डा होता है। तो हमने यहाँ पे सीखा फ्रीक्वेंसी निकालेंगे c/लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा, और आपका वेव नंबर 1/लैम्डा, और फ्रीक्वेंसी c/लैम्डा। क्लियर। c का मतलब क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में जितनी दूरी चली गई एक वेव की दूरी से डिवाइड कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। वेव नंबर निकालने के लिए 1/लैम्डा करते हैं। क्लियर। अब हम इसमें दो न्यूमेरिकल्स करेंगे, उसके बाद में हम पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। दैट्स क्लियर। न्यूमेरिकल्स देखेंगे। प्रॉब्लम पिंक पेपर पे है 2.3। द विविध भारती स्टेशंस ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी कितना है 1.368 किलो हार्ट्स 10⁻³ हार्ट्स। क्लियर। इसकी यूनिट हर्ट्स होती है या पर सेकंड होती है। क्लियर। कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द वेवलेंथ of electromagnetic radiation emitted the transmitter. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? तो देखेंगे भैया, इसे हम करेंगे ध्यान से। कितना हर्ट्ज से लैम्डा निकालना है। फॉर्मूला हमारे पास था न्यू इज इक्वल टू c/लैम्डा, और लैम्डा इज इक्वल टू c/न्यू। क्लियर। c कितना लिखेंगे 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपका ये लिखेंगे 1.368 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.368 इंटू 10⁻³ 3/1.368 इंटू 10⁵ गुणा भाग करके आ जाएगा 3, इतना है ये 1 पॉइंट नहीं है 1367 है 1000। हाँ पॉइंट नहीं है बेटा, यहाँ पे 1367 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1.368 इंटू 10⁶। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा 10⁶ हो जाएगा, और ये 10⁶ ऊपर जाकर -10⁻², और यहाँ कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे 219.3 मीटर
मीटर मीटर, दैट्स क्लियर। अब इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 1.36 10 की पावर 3, तो ये क्या हो गया, लॉन्ग रेडियो वेव। रेडियो वेव स्पेक्ट्रम रीजन क्या होगा, लॉन्ग रेडियो वेव्स होगा, क्योंकि इतना हर्ट्ज हमने बताया है। 0 से 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 क्या होता है, रेडियो वेव्स होती है। इससे पहले क्या होता है, लॉन्ग रेडियो वेव्स होती हैं। तो क्या हो जाएगा, एक मिनट, रेडियो वेव कितना है, ये आ गया 10 की पावर 6। यस, क्या है ये, रेडियो वेव्स। क्लियर, एक बार और देख लीजिए। ये दिया है 1368 इंटू 10 की पावर 3, तो हम इसे लिखेंगे, किलो का मतलब है 10 की पावर 3, लिखेंगे 1.368 10 की पावर 6 हर्ट्ज। और 10 की पावर 6 हर्ट्ज किस में आता है, रेडियो वेव में आता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था स्पेक्ट्रम रीजन्स के। हमें निकालना है इसका क्या है, हमें निकालना है इसका वेवलेंथ। न्यू इजिकल टू सी अपॉन लेमडा, लेमडा इजिकल टू सी अपॉन न्यू। यहाँ पे वैल्यू रखा, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.4, प्रॉब्लम पिंक पेपर पे 2.4 प्रॉब्लम्स है। द वेव लेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम द वायलेट 400 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। लेमडा दिया है 400 nm टू 750 nm, ये दे रखा है। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम रीजन वायलेट है ये, और ये क्या है, रेड। क्लियर। एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। एक्सप्रेस किस में करना है, फ्रीक्वेंसी में करना है। फ्रीक्वेंसी न्यू, न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। क्लियर। सी क्या है, 3 इंटू 10 की पावर 8 कांस्टेंट है ये, मीटर पर सेकेंड। अब तो निकालेंगे 4 वायलेट, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब ये 400 10 की पावर -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड इनवर्स में आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 3 इंटू 10 की पावर 8, या ऐसे लिख दो 30 अपॉन 10 की पावर 7। क्लियर। सेकेंड इनवर्स है ये, अपॉन 4 इंटू 10 की पावर -7, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, +2 पावर हो गई, 7 रह गई माइनस की 4 इंटू 10 की पावर, और ये हम यहाँ पे इसे डिवाइड करेंगे 4 से 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस क्या +14 हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। ध्यान से देखें, वायलेट का हमें लेमडा दे रखा, वेवलेंथ 400 नैनोमीटर्स। फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू क्या होता है, सी अपॉन लेमडा होता है। सी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और लेमडा क्या है, 400 नैनोमीटर, 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स में आंसर आएगा। अब ये 400 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4.00 10 की पावर 2 + 2, यानी यहाँ -7 हो जाएगा। यहाँ 8 है, एक इधर 30 कर देंगे तो 7 हो जाएगा। क्लियर। 30 अपॉन 7 इंटू 7, नीचे -7, पावर ऊपर जाएंगी +7 हो जाएगी, 14 हो जाएगी। दैट्स क्लियर। फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट की वायलेट वेवलेंथ के लिए। रेड के लिए देखेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू 750 नैनोमीटर, यानी 750 इंटू 10 की पावर
-9 मीटर। 7.5 इंटू 10⁻⁻7। ये लाइन समझ में आ गई होगी। 100 से इसे डिवाइड किया, मल्टीप्लाइड किया, यानी पॉइंट यहाँ लाए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 पावर से तो 7 हो जाएगी -9 की। अब देखेंगे न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा। सी कितना था? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये क्या है? 7.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा। इसे 30 इंटू 10⁻7 अपॉन 7.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स। 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। क्लियर? ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम कोई भी हमारी वेवलेंथ दिया हो, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी दिया हो तो वेवलेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया होगा ये। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक पेपर पे है 2.5। आप देखेंगे उसे। टू 2.5 है। कैलकुलेट द वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, लैम्डा दिया है, वेवलेंथ 5800 एंगस्ट्रॉम, 58। और हम जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। 5.800 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्लियर? 3 प्लस इधर जाएगा तो प्लस का 3 पावर, इधर जाता तो माइनस का पावर। जानते हैं, पहले बता रखा है कई वीडियोज में। हमें निकालना है इसका फ्रीक्वेंसी, सी अपॉन लेमडा। सी कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 5.800 इंटू 10⁻⁻7, 30 इंटू 10⁻7 मीटर से मीटर अपॉन 5.8 10⁻⁻7 सेकेंड इनवर्स और हर्ट्ज। समझ में आता? तो ये कितना हो जाएगा? 5.172 10⁻14 हर्ट्ज। सेकेंड है वेव नंबर निकालना। सेकेंड क्या करना है? वेव नंबर निकालना है। वेव नंबर क्या होता है? न्यू बार। न्यू बार क्या होता है? 1/λ। क्लियर? अब देखेंगे 1/5.8 इंटू 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा? इंटू 10⁻7 1.87 कुछ आएगा, 1.724 1.724। ये देखिए एक बार, 10⁻7 5.8, ये 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 6 रह जाएगा। 10 इंटू 10⁻6 अपॉन 5.8 1.724 10⁻724 10⁻6 मीटर इनवर्स। ये मीटर में है,
ये मीटर में है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगी यूनिट इसकी मीटर इनवर्स। यहाँ पे देखेंगे हमें लैम्डा दिया है, फ्रीक्वेंसी निकालनी सी अपॉन लैम्डा सी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 5.8 10⁻⁻7 हो जाएगा। मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज में आंसर आएगा। यहाँ 30 × 10⁻7 अपॉन 5.8, इसे हम करेंगे तो 5.17 × 10⁻714 ऊपर जाकर प्लस हो जाती हैं पावर्स, हर्ट्ज आ जाएगा। वेव नंबर निकालना, वेव नंबर क्या होता है म्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन 5.8 10⁻⁻7 मीटर। मीटर ऊपर जाकर मीटर इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 है या 10 कर लेंगे, 6 पावर रह जाएगी, 10 10⁻6 5.8 1.724 10⁻6 मीटर इनवर्स। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल्स इसमें दिए थे। फिर आगे एक्सरसाइज में आएंगे, जब एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, उसमें आपको और न्यूमेरिकल्स इन पे कराए जाएंगे। आगे देखेंगे नेक्स्ट है पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो होगा स्पेक्ट्रम के ऊपर, इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम के लिए। इसमें हम डिस्कस करेंगे जो है, अभी हमने वेव नेचर की बात की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, अब हम पार्टिकल नेचर की बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब वेव नेचर का पता चला तो उसमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन वगैरह को सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेन किया गया, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऐसे तथ्य थे जिन्हें स्पष्ट नहीं किया जा सका था। जैसे जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसमें क्या होता है, रेडिएशन इमिट होता है। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे, इसमें उसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। दूसरा, जब किसी मेटल की सरफेस पे हम रेडिएशन डालते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं, उस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया वेव नेचर। और मटेरियल्स जो होते हैं उसका जो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, रेडिएशन स्टार्ट हो जाता है, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। टेम्परेचर का फंक्शंस है उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, डिफरेंट स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन एटम के रेफरेंस में आए, वो भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो उसके लिए सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करेंगे। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसे रेडिएशन इमिट होता है, और ज़्यादा टेम्परेचर्स पे करेंगे और ज़्यादा, फिर क्या होगा, रेड हो जाएगा। उसके बाद और टेम्परेचर्स देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू रेडिएशंस, वाइट से ब्लू रेडिएशन होना शुरू हो जाता है। तो कहते हैं कि रेडिएशन का जो इंटेंसिटी है वो किससे है, टेम्परेचर्स का फंक्शन होता है। डिफरेंट टेम्परेचर्स है तो वेवलेंथ डिफरेंट होगा, उसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि जैसे सपोज कीजिए कोई मेटल्स को जब हम हीट करते हैं या रेडिएशन डालते हैं किसी मेटल्स की सरफेस पे, तो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। टोटल रेडिएशन जो डाल रहे हैं उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता, जिससे क्या होता है, रिजल्ट्स में वेरिएशन आ जाता है। उसके लिए उन्होंने एक ऐसी कल्पना की, ब्लैक बॉडी की कल्पना की, कि ब्लैक बॉडी एक इस तरीके की बॉडी होनी चाहिए कि जो उस पर रेडिएशन डालें उसे टोटल को एब्जॉर्ब कर ले। जब उसे गर्म करे तो उसका इमिशन हो, वो हर तरीके के रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर सके और हर तरीके के रेडिएशन को इमिट कर सके। वो बॉडी क्या कहलाती है, ब्लैक बॉडी कहलाती है। कार्बन ब्लैक, नियरली ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी नहीं कह सकते, नियरली ब्लैक बॉडी है। ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट में क्या कहा था, एक टिन होल होता है कोई किसी बॉडी में, और कोई रेडिएशन जब उसमें एंटर कर जाए तो वो टकरा के नीचे ऊपर इधर उधर ये यहाँ पे ही क्या है, एब्जॉर्ब हो जाए। तो इस तरीके की बॉडी को उन्होंने क्या कहा था, एक छोटा सा होल होता है जिसमें
रेडिएशन एंटर करने के बाद वो वहाँ पे उसकी वॉल्स में जाकर एब्जॉर्ब हो जाता है। समझ में आया? तो ये हमारा ब्लैक बॉडी का कंसेप्ट था कि दोज बॉडीज विच emit all kinds of radiation and which absorb all kind of radiations are called perfect black body. Generally perfect black body is not known. Generally black body जो perfect है वो ज्ञात नहीं है, लेकिन कार्बन ब्लैक नियरली ब्लैक बॉडी का काम करता है। क्लियर? अब इसे एक्सप्लेन करने के लिए कहा है कि जैसे सपोज कीजिए कोई आयरन का टुकड़ा है, उसे हम जैसे गर्म करना शुरू करते हैं तो शुरू में डल रेड होता है, फिर चमकीला रेड हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है, और गर्म करते हैं वाइट हो जाता है, और गर्म करते हैं तो कैसा हो जाए, ब्लूइश दिखाई देने लगता है। देखा गया कि सपोज कीजिए इंटेंसिटी यानी किसी टेम्परेचर्स पे इंटेंसिटी और वेवलेंथ, यदि किसी बॉडी को हम T1 टेम्परेचर्स पे गर्म करते हैं और उसका वेवलेंथ बढ़ने के साथ साथ इंटेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाता, पीक आता, फिर डाउन होना शुरू हो जाता। फिर क्या करेंगे, टेम्परेचर और बढ़ा दें तो लोअर वेवलेंथ की इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती है और फिर वो बढ़ के ही हो जाती है। ये टेम्परेचर यहाँ पे T2 है, यहाँ पे T1 है। क्लियर? तो क्या कहते हैं, टेम्परेचर यदि बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ती है, वेवलेंथ घटता है। जनरली क्या होता है, टेम्परेचर्स पे, फिक्स टेम्परेचर्स पे वेवलेंथ इंटेंसिटी के साथ साथ बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। दूसरा टेम्परेचर होगा, जैसे रेड के लिए T1 आ गया, तो ब्लू के लिए और टेम्परेचर बढ़ा दिया, ब्लू के लिए क्या हो गया, T2 हो गया, वेवलेंथ थोड़ा कम हो गया, इंटेंसिटी बढ़ गई। तो इससे ये पता चलता है कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रख रहे हैं, लेकिन इंटेंसिटी क्या है, वेवलेंथ का क्या है, फंक्शन है। इंटेंसिटी इज ए फंक्शन ऑफ वेवलेंथ। ये कहा गया। फिर ये कैसे फंक्शन है इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर प्लैंक ने कहा कि जो एनर्जी इमिट होती है वो छोटे छोटे टुकड़ों में इमिट होती है, छोटे छोटे एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं, चंक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है। और ये क्या है, क्वांटाइज्ड है। एनर्जी क्या होती है, यानी कंटिन्यूअस एनर्जी का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रीट एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है। डिस्क्रीट का मतलब है एक पर्टिकुलर के लिए एक में एक इमर्ज नहीं, कंटिन्यूअस नहीं, अलग विशेष तरीके की एनर्जी के फोटोन एब्जॉर्ब या इवॉल्व के लिए। उसकी एनर्जी जो पार्टिकल से बनी होती, जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम फोटोन कहते हैं। और उसकी एनर्जी क्या होती है, h न्यू होती है। ये डिस्क्रीट होती है, अलग अलग होती है। और ये क्या होती है, NH न्यू होता है। N 1 है तो h न्यू, 2 है तो 2h न्यू, 3 है तो 3h न्यू। ये पॉइंटों में नहीं होता। इसे डिस्क्रीट को इस तरीके से समझा, क्वांटाइज्ड होती है ये एनर्जी, क्वांटाइज्ड को इस तरीके से समझा सकते हैं जैसे स्टेप स्टेयर्स होती है। एक पैड़ी है, दूसरी पैड़ी है, तीसरी पैड़ी है, 1.5 पैड़ी नहीं होगी, 1 होगी या 2 होगी। इसी तरीके से जो एनर्जी है h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू होगी। तो ये क्या था, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसे आप घर में 2-2, 3-3 बार जाकर पढ़ेंगे, वीडियो देखेंगे, फिर पढ़ेंगे, समझ में आएगा। और आगे हम बात करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, इमिशन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम्स के लिए। थैंक यू। देखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों से भी कहिए कि ये चैनल्स को देखें, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कंटिन्यूसली 11th क्लास के लिए NCERT, टोटल NCERT को लेकर वीडियो हम बना रहे हैं। और टोटल NCERT की जो एक्सरसाइज होती है उसका सॉल्यूशंस भी बाद में वीडियो बना के डालेंगे। थैंक यू।